काम यानी कि ऐसी कोई योजना बन रही है जिसमें आय और अवसर दोनों का लाभ उन्हें मिल सके? बिल्कुल, एक वो भी होगा। ऐसे कोई एक समय भी आपने निर्धारित किया कि जो मैंने वादे किए हैं उनको इतने समय पर मैं अब पूरा करूंगा? 2 साल बाद जितने वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा, और नहीं करा तो सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन में एक चीज़ और नज़र आती है, वो ये नज़र आती है गुटबाजी। गुटबाजी हो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लेकर अब क्या आपने सोचा है, क्या आगे रणनीति तैयार की? मध्य प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, आना ही चाहिए। पक्षकारों के साथ साथ वकीलों के सामने भी एक बड़ी समस्या आती है, और वो आती है हाईकोर्ट बेंच की। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन राजधानी में हाईकोर्ट की बेंच नहीं है। यह राजधानी अधूरी है, हाईकोर्ट बेंच जरूरी है। मैंने लव जिहाद पर जितना काम हो सकता है उतना करा, और उसमें मैं बेटियों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क मैंने अभी तक का सारा काम किया है। भोपाल बार एसोसिएशन को नया नेतृत्व मिल गया है। ऐसे में जीत के बाद की जिम्मेदारियां, वकीलों की उम्मीदें, कई बड़ी चुनौतियां अब सामने हैं। इतना ही नहीं, नए वकील यानी कि युवा वकीलों की समस्याएं, बार और बेंच के रिश्ते, इसके साथ ही संगठन में बदलाव, मजबूती और पारदर्शिता, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सबसे पहला जो सवाल है, चूंकि बात अब जीत की चल रही है, तो ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जीत का? मेरे को लगता है कि भोपाल के जो बहनें हमारी युवा हैं, और वो लोग जो ये चाहते हैं कि भोपाल वकीलों को एक ऐसा सक्षम नेतृत्व चाहिए जो वकीलों के सुख दुख में ज़रूरत पड़ने पर खड़ा हो सके। ये भाव एक आम जगह था, और इसने सभी ने पूरे प्रयास करे, और सबके प्रयासों से ही मुझे ये सफलता मिली। अच्छा सर, चूंकि आपने बताया कि बहनों को और तमाम लोगों को जिन्होंने आपको जीत में इतना आगे बढ़ाया, 3 प्राथमिकताओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव हो चुका है, आप अध्यक्ष बन चुके हैं, शुरुआती तौर पे आपने भी एक मिशन सेट किया हुआ कि 3 प्राथमिकताएं मेरी ये हैं, तो वो 3 प्राथमिकताएं आपकी कौन सी रहने वाली हैं? एक, न्यायालय में जो है वकीलों को सुगमता से अपना विधि व्यवसाय करने का जो है पूरा अवसर मिले। दूसरा, वकीलों की सम्मान और स्वाभिमान की हर हाल में जो है सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार का उस पर कोई भी छेड़छाड़ या ठेस नहीं पहुंचाए। और तीसरा जो है, अधिवक्ता हित में जितने काम जरूरी हैं वो सब समय पर किए जाए। तो क्या बार एसोसिएशन के मामले में आपको ऐसा लगता है कि कई बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है? निश्चित। बार एसोसिएशन की जो अभी बिल्डिंग है बहुत अलग स्थिति में है। आज भी 15 अगस्त का कार्यक्रम है, और पूरी तरह से वो छत से पानी टपक रहा है। आज ही मैंने वो इंजीनियर को बुलाया और उससे कहा है कि 15 अगस्त के पहले ये सब ठीक हो जाना चाहिए। समय पर काम करना होगा, और एक जिम्मेदारी से काम करना होगा। दूसरा, अधिवक्ताओं के लिए अनेक समस्याएं अभी विधि व्यवसाय में आ रही हैं, तो निश्चित ही उन पर भी मुझे आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। सर, युवा वकीलों के सामने जो समस्याएं होती हैं, आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिवक्ता बनते बनते वो काफ़ी लंबा उनको जो है एक अपना जीवन, शिक्षा और विधि व्यवसाय तक आने के लिए करना पड़ता है। माता पिताओं की अपेक्षा होती है कि अब जब वो वकील बन गए हैं तो कुछ न कुछ उनको स्वावलंबन की ओर जाना चाहिए। और हमारा प्रयास होगा मध्य प्रदेश शासन से कि वो कुछ स्टेट में अभी नए वकीलों को विधि व्यवसाय करने के लिए सहायता दी जाती है, उस पर भी हम लोग काम तो यानी कि ऐसी कोई योजना बन रही है जिसमें आय और अवसर दोनों का लाभ उन्हें मिल सके? बिल्कुल, एक वो भी होगा। और दूसरा एक और विषय हमारे सामने है कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से हम बातचीत करके जो समरी ट्रायल है उससे हम युवा वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि उनको जो है लाभ मिले।
इसके अलावा सर अगर बात करें तो आप जब इलेक्शन में थे आपने कई वादे तमाम वकीलों से करे हैं, अधिवक्ताओं से किए हैं। ऐसे कोई एक समय भी आपने निर्धारित किया कि जो मैंने वादे किए हैं उनको इतने समय पर मैं अब पूरा करूंगा? देखिए 15 अगस्त पर्व मनाने बिल्कुल पास में है। पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि हम आज़ादी के उत्सव को धूमधाम से मनाएं। इसके तत्काल बाद हम लोग निरंतर बैठ रहे हैं और एक एक समस्या पर बैठ करके हमारे जो सम्मानीय पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो सब विचार विमर्श कर रहे हैं और इसलिए हर विषय पर काम होगा और हर विषय पर समय सीमा के अंदर उसको जो है हम कोशिश करेंगे। सर कुछ आरोप भी लगते हुए आए हैं बार एसोसिएशन पर। अभी आपका तो नया कार्यकाल एक शुरू हुआ है, इसके पहले भी आप रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे कार्यकाल के दौरान आरोप लगते हुए आए हैं कि जो बार एसोसिएशन है वो सक्रिय तभी होता है जब चुनाव आता है, बाकी 2 साल तक कहीं इतना जिम्मेदार नज़र नहीं आता है। तो क्या इसमें इस बार कोई बदलाव देखने को मिलेगा कि जो सक्रियता, ये जो आरोप है, मतलब ये आरोप खत्म हो जाए? 2012-14 में जो है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना था और तब से लेकर के अब तक निरंतर वकीलों के लिए और वकीलों के बीच में काम करता रहा हूँ और हर चुनाव में ये एक अफवाह या एक ये माहौल बनता था कि देवेंद्र रावत अगला चुनाव लड़ रहा है। तो यही इस बात का प्रतीक है कि मैं 14 साल तक चुनाव नहीं लड़ा। हमारे अनेक बंधु हैं, अधिवक्ता भाई हैं, जो अधिवक्ता हित में काम करते हैं और उनको कोई नाम भी नहीं मिलता और इसलिए मैंने ये कहा कि जब तक रात को सोऊंगा नहीं, वकीलों पर कोई भी मुसीबत आई तो मुझे फ़ोन करें, मैं हाजिर रहूँगा। बिल्कुल सर, आपने कहा है मैं हाजिर रहूँगा, अच्छी बात है, क्योंकि लीडरशिप ही यही कहती है, क्वालिटी यही होती है कि हमेशा उसका लीडर अपने तमाम लोगों के लिए हाजिर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन में एक चीज़ और नज़र आती है, वो ये नज़र आती है गुटबाजी। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? देखिए, जब एक बड़ा संस्थान है, 8,000 से ज़्यादा वकील हैं, तो निश्चित ही सब जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैदान से जब पहलवान आते हैं तो थोड़ा थोड़ा हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है और वो चलनी भी चाहिए। यही तो एक प्रजातंत्र, यहीं से तो आदमी निकल करके जाएगा तब आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल गुटबाजी हो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें अधिवक्ता हित सबके लिए सर्वोपरि हो और वो निश्चित ही हम चाहते हैं कि अधिवक्ता हित में सब लोग काम करते हैं और बार एसोसिएशन की परंपरा भी यही रही। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि बार एसोसिएशन भोपाल के आप लीडर्स बने हैं, कई ऐसे मामले होते हैं जो हमेशा लंबित रहते हैं, तो ऐसे में बार की भी कुछ जिम्मेदारी समझते हैं कि जो मामले लंबित पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो, उनका निराकरण हो सके? बिल्कुल, हमारे हर महीने जो बार की समस्या और अन्य सारे विषयों को लेकर के माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय और जुडिशरी के अधिकारियों से हमारी बात होती है और उसमें यही होता है कि बार की समस्याओं को हम किस तरह से जो है अच्छे से अच्छे जो है सामंजस्य बनाकर वो करें। और निश्चित ही हम अब जब बैठेंगे तो इन सारे विषयों को हम उठाएंगे कि त्वरित न्यायालय हो, त्वरित न्याय हो, क्योंकि ये भी कहावत है कि यदि न्याय देर से मिलता है तो एक तरह से वो भी जो है पक्षकारों के प्रति अन्याय जैसा होता है। आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस दौरान एक बात ये भी निकल कर आई थी, बार की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब सत्ता आपके हाथों में है बार एसोसिएशन की, तो जो आरोप लगाए गए थे अब उनको लेके क्या कार्रवाई आगे होगी? अगर कोई दोषी पाता है तो क्या उसके खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जो हिसाब किताब उनने दिया है पिछली कार्यकारिणी ने, वो हमारे शपथ ग्रहण समारोह पर उनने वितरित किया है। वो सारे कागज़ मैंने अपने पूरी एग्जीक्यूटिव को दे दिए हैं। उन सब से कहा है कि इसका सूक्ष्म आप जो है इस पर मंथन करिए, विचार करिए और यदि ये ठीक है तो हम उनका सम्मान करेंगे पिछली कार्यकारिणी का, लेकिन यदि उसमें गड़बड़ है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना हम छोड़ने वाले हैं। फंड और खर्च को सार्वजनिक किया जाएगा सर, बिल्कुल, और उस पर हम श्वेत पत्र लाएंगे। मैंने आज ही मेरी कोषाध्यक्ष सचिव महोदय और पार के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, तो हम शीघ्र ही उस पर श्वेत पत्र भी लाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर कोई रिपोर्ट कार्ड की भी ऐसी चर्चा है कि अगर आप अपना कार्यकाल धीरे धीरे जब आगे बढ़ाएंगे तो समय समय पर आपका भी एक रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा जिसमें पता चलेगा कि आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं बार को और आपके तमाम उन लोगों को, मतदाताओं को कितना फ़ायदा मिल रहा है? निश्चित ही मेरे से अपेक्षाएं बहुत हैं
और मध्य प्रदेश में हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोहन यादव जी भी स्वयं वकील हैं, तो अपेक्षाएं तो हैं। और फिर 100 साल भी हो गए बार एसोसिएशन को, तो हम कार्यक्रम करेंगे, फंड भी जुटाएंगे और बार का विकास भी करेंगे, वकीलों में विश्वास भी उत्पन्न करेंगे, ये हमारा प्रयास। सर, एक समस्या और निकल कर आती है, हमेशा जब वकील सड़कों पर उतरते हैं तो वो एक डिमांड करते हैं और वो डिमांड अभी तक पूरी होती हुई नज़र नहीं आई है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लेकर अब क्या आपने सोचा है, क्या आगे रणनीति तैयार की है? हम मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करेंगे कि जब स्वयं मुख्यमंत्री जी अधिवक्ता हों तो मध्य प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, आना ही चाहिए। उसका ड्राफ्ट तैयार है, उसको मध्य प्रदेश सरकार को स्वीकार करना चाहिए और अधिवक्ताओं को जो न्यायदान करते हैं हमेशा उनको एक जोखिम रहता है, इसलिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बहुत आवश्यक है। सर, इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लोगों की कई बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और गंभीर बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है। तो क्या वकीलों के लिए भी जिला बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम लाई जाएगी या सरकार से कोई बातचीत की जाएगी कि उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल सके? देखिए, शासन ने पत्रकारों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, शासन ने मेडिकल के छात्रों को भी दिया है। ये विधि व्यवसाय में लगे हुए वकीलों को भी जो है सरकार को ये करना चाहिए, जिसमें कुछ योगदान बार एसोसिएशन का हो और शेष योगदान जो जैसे वो 80-85% शासन की ओर से होता है वो शासन को करना चाहिए। क्योंकि और दूसरा जो अपने स्वास्थ्य योजना से जुड़े हुए जो वो है, इन सारे जिसका भी लाभ उनको मिल जाए वो करना चाहिए। सर, इसके अलावा हमेशा ये देखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं, वकीलों की बैठने की समस्या की, क्योंकि संख्या मेरे ख्याल से 8,000 के लगभग या उससे ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी कोर्ट में उन्हें जगह नहीं मिल पाती कई वकीलों को। तो ये समस्या आपके सामने एक सबसे बड़ी आ सकती है, इसको लेकर आपने क्या सोचा, आगे क्या प्लानिंग की है? देखिए, हमने पहले जो बिल्डिंग बन रही है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, पर उसमें हमारा वकीलों से वादा था कि हम बिना बार के फंड का उपयोग करे हुए इसको बाहर से फंड जनरेट करेंगे, उसको लाएंगे। उसमें हम लोग अब हमने काम शुरू कर दिया है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लगभग राशि हमको चाहिए, तो उसमें हम 1,000-1,500 वकीलों को बिठाएंगे। उसके बाद सामने जो ज़मीन है उसके लिए हम फिर से एक प्रपोजल माननीय उच्च न्यायालय को देंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से। तो उसमें हम मल्टी पार्किंग जो है के लिए जो है एक प्रयास कर रहे हैं। मल्टी पार्किंग ही इस समस्या का हल है। सर, इसके अलावा पक्षकारों की समस्याएं जो आती हैं उसका भी निराकरण होगा? बिल्कुल, हम करते हैं, पक्षकारों के निराकरण करते हैं। जो समस्या उनको आती है वो सीधे हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम उनको जो है यथासंभव उनका निराकरण होता है। तो सर, इसीलिए हम बैठे हैं। तो सर, पक्षकारों के साथ साथ वकीलों के सामने भी एक बड़ी समस्या आती है और वो आती है हाईकोर्ट बेंच की, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है लेकिन राजधानी में हाईकोर्ट की बेंच नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा कि भोपाल में भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जा सके? देखिए, हम तो एक बात हाईकोर्ट बेंच के बारे में जानते हैं कि राजधानी तब तक अधूरी है या राजधानी अधूरी है, हाईकोर्ट बेंच जरूरी है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के जब हम लोगों ने आंदोलन करा था, मैं जनजागरण समिति का स्वयं अध्यक्ष था, और रेल रोको आंदोलन में जब शताब्दी रोकने की बारी आई तो मैं खुद अपने 2 साथियों के साथ उस शताब्दी के इंजन पर चढ़ गए हम लोग, और शताब्दी चल दी। भोपाल रेलवे स्टेशन से निषादपुरे पे जो ट्रेन रुकी, अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके हमने हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए हमने उस समय संघर्ष किया था। किसी कारणवश वो संघर्ष तो हुआ है लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। जब तक परिणाम नहीं आएगा, हाईकोर्ट बेंच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित नहीं होगी, तब तक हर वकील का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। चलिए सर, कुछ अलग हट के प्रश्न है। एक ये है कि एक वकील से लेकर एक अध्यक्ष तक का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा? मैं बिल्कुल एक गरीब परिवार से रामनगर कॉलोनी में रहता था। उस समय सरकार भी कांग्रेस की थी और अनगिनत मुकदमे मुझ पर लाद दिए, लेकिन मेरा संघर्ष निरंतर रहा। स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी
माननीय उत्तम चंद ईशरानी जी और संघ के नेतृत्व में मुझे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम करने का अवसर मिला। मैंने लव जिहाद पर जितना काम हो सकता है उतना करा, और उसमें मैं बेटियों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क मैंने अभी तक का सारा काम किया है। अधिवक्ताओं के हित में भी काम करता रहा हूँ, और आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से भी एक बहुत सामान्य परिवार का ये आपका भाई सबसे कम उम्र में अधिवक्ता संघ का जो है 2003 में जो है सचिव बना, 12-14 में अध्यक्ष बना, और फिर एक बार अपने अधिवक्ता साथियों की अपील पर आज मैं अध्यक्ष बना हूँ। इसके सिवा मैं अनेक सामाजिक संगठनों में रहा हूँ, और मूलतः मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का भी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। आपने बताया कि देवेंद्र रावत बजरंग दल में रहे हैं, स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दूसरी बार आप अध्यक्ष बने हैं, तो क्या अब देवेंद्र रावत जी आने वाले समय में राजनीति में भी नजर आने वाले हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में कौन कब कहाँ आता है ये देवेंद्र रावत नहीं करते। देवेंद्र रावत सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसका जो वो है, चूँकि वर्तमान में मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का विधि संयोजक हूँ, मध्य भारत प्रांत। तो सामाजिक संगठनों में जो काम करते सामान्यतः वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाते हैं जब तक सामाजिक क्षेत्र में उनकी छुट्टी नहीं हो जाए। तो मैं भी सामाजिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ और वहाँ खुश हूँ। सर, इसके अलावा हमने अक्सर ये देखा है, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो उसमें एक बदलाव लाती है, या फिर बहुत सी चीज़ उसके साथ में बदलाव होती हैं। आपके साथ भी कोई ऐसा कोई मामला कभी आया हो जिसने आपको कुछ अंदर से बदलाव आपके अंदर लाया हो, या आप हमेशा उसको याद करते हैं? नहीं, मुझे स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी का मुझे प्रेरणा देने का एक वाकया मैं अक्सर सबको सुनाता हूँ। उस समय हम रामनगर संजय नगर में जो है एक बढ़िया, जिसको आप चालू भाषा बोले, एक बढ़िया टीम गैंग बना करके घूमते थे, गुंडे बदमाशों से लड़ते थे, अच्छे लोगों के लिए संघर्ष करते थे। तो तब उनने मुझे प्रेरणा दी कि आप ये जो कर रहे हो, इसकी जगह आप अच्छे कामों के लिए संघर्ष करो, राष्ट्र के लिए संघर्ष करो, धर्म के लिए संघर्ष करो, और गरीब लोगों की मदद करने के लिए संघर्ष करो। और उनकी वो प्रेरणा धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं एक मार्ग दिखाती गई, और इसीलिए मैंने अपने जीवन में हमेशा जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर मैंने उस संस्था के लिए काम किया और बहुत ईमानदारी से काम करा है। और ईश्वर की कृपा रही कि भ्रष्टाचार का एक कौड़ी का भी कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। जब आपने बताया कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, तो फिर परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? परिवार में मेरी स्थिति ये है कि परिवार वालों को तो ये मालूम है कि आए हैं रात में, बस सुबह जाना है। रात में 2 बजे आ गए तो खाना खा लिया तो ठीक है, सुबह कब निकल के जाते हैं, रात में भी जब तक जगता हूँ तब तक यदि किसी भी अधिवक्ता का या किसी भी साथी का या किसी भी पक्ष का यदि फ़ोन आता है तो जगते जगते उस काम को करने के लिए जाते हैं। और जब तक शरीर का अंग अंग बिल्कुल वो नहीं हो तब तक कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी काम में जो है किसी न किसी के साथ जहाँ ज़रूरत हो खड़ा हूँ। वो काम हो या नहीं हो बात की बात, लेकिन यदि किसी ने मुझसे अपेक्षा की कि मैं उसके दुख में खड़ा रहूं, तो मेरी भी ये प्रयास रहता है कि मैं उसके दुख में उसके साथ खड़ा हूं। सर, ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि तमाम चीज़ें हैं, परिवार में भी आप घर में जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ होती है, कुछ अपने मन पसंदीदा व्यंजन होते हैं, कुछ होता है। आपका भी ऐसा कुछ फूड है कि हाँ मुझे ये खाना पसंद है या ये मुझे अच्छा लगता है? दाल चावल बहुत पसंद थे, अब वो दाल चावल भी मेरी पसंद दाल चावल रोटी है, बस वही खाता हूँ। कहीं फैमिली के साथ बाहर जाने का ऐसा प्लान कभी बनाते हैं? कभी नहीं, हो ही नहीं पाता। सर, हमेशा इलेक्शन के बाद ये देखा जाता है कि जो भी दूसरा पक्ष होता है वो ये कहता है कि चुनाव जीतना तो आसान होता है लेकिन वादों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात।
तो आपने जो वादे किए थे वो निभाएंगे या? बिल्कुल पूरी कोशिश और पूरे ताकत के साथ में उनको निभाऊंगा। सर कुछ छोटे छोटे से आंसर आपको एक लाइन में, एक शब्द के अंदर आपको देना है। मैं सिर्फ 4 से 5 आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ जी जरूर। और आपको बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? अधिवक्ता हित, अधिवक्ता के मान सम्मान की रक्षा करना और उनको जो है एक अच्छा वातावरण कोर्ट में देना ताकि वो कोर्ट ऑफिसर के नाते वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। सबसे बड़ा लक्ष्य? परम वैभव तक जो है अधिवक्ता समाज को ले जाना और वो राष्ट्र के प्रति सोचें और आपस में मिलजुल करके एक साथ में रहकर एक ऐसी ताकत बने कि उसकी गूंज सर्वत्र सुनाई दे। सर बार की ताकत क्या है? बार की ताकत आपसी यूनिटी है, एकता है और सामंजस्य है। और बार की कमजोरी? बार की कमजोरी एक राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। उन सबको सोचना पड़ेगा कि अब चुनाव खत्म है, सब मिलकर के एक ताकत के रूप में हम खड़े हों और अधिवक्ता संघ के हित में काम करें, वकीलों के हित में काम करें। 2 साल बाद बार को कहाँ देखना चाहेंगे? 2 साल बाद जितने वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा और नहीं करा तो सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब ऐसे में चूंकि देखिए वादे कई हैं, चुनौतियां भी बड़ी हैं, ऐसे में अपने किए गए वादों को ज़मीन पर नया नेतृत्व कब तक उतारता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2 साल के बाद हम भी ये देखेंगे कि आखिर भोपाल बार एसोसिएशन की जो तस्वीर है वो कहाँ पहुँची। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, भोपाल।